Hello everyone, myself Dr. Noorja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। मैंने इससे पूर्व की कक्षा में आपको व्यवहारवाद का अर्थ, उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और उसके उदय के कारण बताए। और आज अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम इसकी मान्यताएं, लक्षण या तत्वों के संबंध में बात करेंगे। और 6 बिंदु आप इसमें देख पा रहे होंगे। तकनीक से पहले सामाजिक परिवर्तनों पर बल, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, व्यवसाय का राजनीतिकरण। देखिए मैं पहले बिंदु पर आ जाती हूँ। तकनीक से पहले सार यानी समरी। इससे तात्पर्य है कि देखिए उत्तर व्यवहारवाद में मैंने आपको उदय के कारणों में बताया था कि खुद व्यवहारवादियों ने ये अनुभव कर लिया था कि उन्होंने तकनीक का प्रयोग करना और तथ्यों को इकट्ठा करना, ठीक है, इस पे उन्होंने बहुत अत्यधिक बल दिया। और अत्यधिक बल देने की वजह से हुआ ये कि जो वास्तविक समस्या है उस तक वो नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि जब भी वो अध्ययन करता था तो तकनीक का प्रयोग कैसे करेगा, कौन सी तकनीक काम में लेगा अध्ययन के लिए, वो उसी में उलझा रह जाता था। इसी उलझन की वजह से जो वास्तविक समस्याएं उभर कर उस समय आ रही थी उसका समाधान वो नहीं कर पा रहा था। अतः उत्तर व्यवहारवादियों ने, क्योंकि उत्तर व्यवहारवादी और व्यवहारवादी जो विद्वान है वो एक ही है, तो खुद व्यवहारवादी जो विद्वान हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो किसी भी अध्ययन को में तकनीक का प्रयोग करने से पहले उस अध्ययन से संबंधित अध्ययन सामग्री जो है उसमें से सार या समरी को पहले निकाल लेंगे। और सार और समरी को समझने के बाद उस पर कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए ये डिसाइड करेंगे। यानी व्यवहारवाद में तकनीक पहले डिसाइड होती थी, उसके बाद समरी बाहर आती थी। अब उन्होंने क्या किया, इसको अपोजिट कर दिया। पहले वो समरी को समझेंगे, समरी को बाहर लाएंगे और उसके बाद उस समरी पर अध्ययन करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए ये डिसाइड करें, ठीक है। दूसरा बिंदु इसमें आता है कि सामाजिक परिवर्तनों पर बल। यानी व्यवहारवादियों ने ये अनुभव किया कि वो जितने भी सामाजिक परिवर्तन हैं और जो अध्ययनों के लिए ज़रूरी हैं उन सारे सामाजिक परिवर्तनों का कवरेज वो नहीं कर पा रहे थे। अतः उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो सामाजिक परिवर्तन हैं उन सामाजिक परिवर्तनों वो सामाजिक परिवर्तन उनके अध्ययन का विषय बने। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उत्तर व्यवहारवाद का उदय किया। और उन्होंने इस उत्तर व्यवहारवाद में उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत उन्होंने यह बताने का प्रयोग किया कि सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें तथ्य और मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश होना चाहिए। केवल तथ्यों को ले लें, मूल्यों को छोड़ दें तो अध्ययन वो रिजल्ट नहीं देगा जिसके लिए उसका उदय किया गया। अतः ये ज़रूरी है कि सामाजिक परिवर्तन जो हो रहे थे उन परिवर्तनों पर अध्ययन के लिए तथ्य और मूल्य दोनों का समावेश हो। तीसरा बिंदु आता है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता से यह तात्पर्य है कि कोई भी समस्या कैसी है, व्यवहारवाद केवल यही समझा पा रहा था। उत्तर व्यवहारवाद ने क्या किया कि क्या समस्या है, इसके लिए कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसी व्यवस्थाएं होंगी, इन सब का भी अध्ययन किया। अतः ऐसी स्थिति में समस्याओं का विश्वसनीय समाधान हो पाया। अगला पॉइंट आता है मूल्यों की भूमिका। व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्यों को बिल्कुल ही नकार दिया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययनों में मूल्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। लेकिन हाँ, मूल्यों को उन्होंने एज इट इज स्वीकार करने की स्वीकृति नहीं दी, बल्कि इसका उपयोग विवेक सम्मत होने पर
विवेक सम्मत इसका उपयोग होना चाहिए, इस बात पर उन्होंने बल दिया। इसमें 5वां बिंदु आ जाता है बुद्धिजीवियों की भूमिका। यहाँ बुद्धिजीवियों की भूमिका से तात्पर्य है कि जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो बुद्धिजीवियों की दोहरी भूमिका को के रूप में स्वीकार करते हैं। पहली भूमिका कि उन बुद्धिजीवियों को अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और वो जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे वो अध्ययन समाज के लिए, व्यवस्थाओं के लिए उतना लाभकारी होगा। लेकिन बुद्धिजीवियों के इन अनुभवों का लाभ उठाने के लिए उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में भी स्थान दिए जाने की बात को उन्होंने स्वीकार किया, यानी बुद्धिजीवियों की दोहरी भूमिका को उन्होंने स्वीकार किया। अंतिम बिंदु आ जाता है कि व्यवसाय का राजनीतिकरण। यह व्यवसाय से तात्पर्य है कि हर एक व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई उद्योगपति है, कोई दुकानदार है, कोई स्टूडेंट है, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि हर एक वर्ग का राजनीतिक व्यवस्था में स्थान हो, इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि व्यवसाय का राजनीतिकरण किया। अर्थात उन्होंने कहा कि जितने भी वर्ग हैं उन सब वर्गों को राजनीतिक व्यवस्था में स्थान मिलना चाहिए। अतः चुनावों में जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर मरीजों का इलाज करने का कार्य कर रहा है, तो उस डॉक्टर को ये चाहिए कि इस कार्य के अलावा वो डॉक्टरों के हितों के लिए राजनीतिक व्यवस्था में उनके संबंध में नीतियों का निर्माण करवाए, कानूनों का निर्माण करवाए, उनके पक्ष को रखे। इसके लिए उन्होंने कहा कि डॉक्टर को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव के बाद राजनीतिक व्यवस्था में स्थान प्राप्त करके इस लॉबी से संबंधित लोगों के हितों की रक्षा के लिए फीडबैक देना चाहिए। अतः व्यवसाय का राजनीतिकरण। ठीक, ये 6 बिंदु थे जो उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताएं, लक्षण या तत्व कहलाते हैं। अगली बात आ जाती है, आप देख पा रहे होंगे कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। पहला अंतर है समय संबंधी अंतर। हम जानते हैं कि व्यवहारवाद का उदय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की परिस्थितियों में देखा जाता है और उत्तर व्यवहारवाद 1960 के दशक में उभरी समस्याओं के समाधान हेतु हुआ है। दूसरा बिंदु आ जाता है परिभाषा संबंधी अंतर। परिभाषा संबंधी अंतर से तात्पर्य है कि व्यवहारवाद में जो परिभाषाएं हमें मिलती हैं वह तथ्यों के अध्ययन की बात को स्वीकार करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य और मूल्य परिभाषाओं में नजर आता है। तीसरी बात आ जाती है प्रकृति संबंधी अंतर। व्यवहारवाद की प्रकृति केवल प्रेजेंट टेंस यानी क्या है को ही दर्शाता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद क्या दर्शाता है? उत्तर व्यवहारवाद क्या है, कैसा होगा और कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करता है। चौथा बिंदु आ जाता है राजनीतिज्ञों की भूमिका संबंधी अंतर। जो व्यवहारवादी हैं वो राजनीतिज्ञों की भूमिका को अध्ययन तक सीमित रखने की बात को स्वीकार करते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिज्ञों की भूमिका को, बुद्धिजीवियों की भूमिका को दोहरे मापदंड में देखते हैं। वो उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में भी स्थान दिलवाना चाहते हैं और अध्ययन कार्यों के लिए भी प्रेरित करने की बात कहते हैं। अर्थात राजनीतिज्ञों की भूमिका संबंधी अंतर दोनों में पाए गए हैं। इसके अंतर्गत इसमें जो अंतिम बात आ जाती है वो है विषय संबंधी अंतर। जो व्यवहारवादी हैं उनका विषय क्या रहा है? उनका विषय तकनीक रहा है, तथ्य रहे हैं, है ना। तथ्य और तकनीक पर ही उन्होंने अत्यधिक बल दिया है, जबकि तथ्य और तकनीक पर ही उन्होंने अत्यधिक बल दिया है। अर्थात वो केवल किसका अध्ययन करते हैं? वर्तमान का अध्ययन करते हैं। जबकि उत्तर व्यवहारवादी जो हैं वो तकनीक और तथ्यों के अध्ययन को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन साथ साथ वो क्या करते हैं? मूल्यों को भी स्वीकार करते हैं, यानी वो क्या था और क्या होना चाहिए
का भी अध्ययन करते हैं। अतः ये विषय वस्तु संबंधी दोनों में अंतर पाए गए हैं। यहाँ इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाता है और हम अगले टॉपिक के रूप में लेंगे राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध रहा है। मैं एक बार ये आपको रिपीट कर देती हूँ। प्रथम बिंदु है तकनीक उत्तर व्यवहारवाद की मान्यताओं में कि तकनीक से पहले सार, सामाजिक परिवर्तनों पर बल, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों की भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका और व्यवसाय का राजनीतिकरण। ये 6 बिंदु हैं। इसके बाद व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद में अंतर में हम ले लें समय संबंधी अंतर, परिभाषा संबंधी अंतर, प्रकृति संबंधी अंतर, राजनीतिज्ञों की भूमिका संबंधी अंतर और विषय वस्तु संबंधी अंतर। ये बिंदु हमारे सामने थे। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।